हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या आनंद। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को भी इस क्वेश्चन के बारे में बताया जाए। आज मैंने ऐसे 10 क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी सॉलिड स्टेट के। सिर्फ सॉलिड स्टेट के शॉर्ट क्वेश्चंस है जो कि आपके 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, क्रिस्टल किसे कहते हैं? क्रिस्टल किसे कहते हैं? क्रिस्टल यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? इसका आंसर देखते हैं। वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्रिस्टल कहते हैं। देखिए कैसा सटीक आंसर है इसका। वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्रिस्टल कहते हैं। यानी जैसे हो गया चीनी, हीरा, ईटीसी, लवण भी हो सकता है। इसलिए इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समन्वयन संख्या क्या है? यानी कोऑर्डिनेशन नंबर भी, उसको उप सहसंयोजन संख्या भी कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? यहाँ आंसर दिया गया है, किसी क्रिस्टल में नियत कण के यानी स्थिर कण के निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या जो स्पर्श करती है समन्वयन संख्या अथवा उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। यानी किसी क्रिस्टल में नियत कण अणुपरमाणु या आयन हो सकते हैं। कण की संख्या जो स्पर्श करती है समन्वयन संख्या अथवा उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। ये सारे आप सभी के लिए सटीक आंसर है, इसीलिए इसका नोट्स जरूर बनाएं। अगला सवाल है, बिंदु दोष को परिभाषित करें। क्या पूछा जा सकता है बिंदु दोष क्या है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के किसी क्रिस्टलीय ठोस में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। देख लेते हैं आंसर। किसी क्रिस्टलीय ठोस में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। जैसे हमारे अणु ऐसे सटे सटे एक दूसरे के सटे सटे, अगर ये बीच से गायब हो जाए यानी अनियमितताएं यानी निकल जाए इसमें से, तो यही विचलन बिंदु दोष कहलाता है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, ठोस कठोर क्यों होते हैं? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं 3 स्टार दे रहा हूँ। ये आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इनको जरूर देखें। ठोस कठोर क्यों होते हैं? ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठोस के अवयवी कण काफी प्रबल होते हैं क्योंकि वह एक दूसरे से चिपके जो होते हैं, ऐसे चिपके होते हैं एवं अंतराण्विक बलों से बंधे होते हैं तथा उसमें ऊष्मीय ऊर्जा बहुत ही कम होता है। जब ऊष्मीय ऊर्जा कम होता है तो अवयवी कण एक दूसरे को बांधने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण ठोस के अवयवी कण आपस में बंधित होते हैं, जिससे ठोस कठोर एवं दृढ़ होते हैं। इसको एक बार फिर से देखते हैं। ठोस के अवयवी कण काफी प्रबल एवं दृढ़ होते हैं, अंतराण्विक बलों से बंधे होते हैं तथा उसमें ऊष्मीय ऊर्जा बहुत कम होता है। जब ऊष्मीय ऊर्जा कम होता है तो अवयवी कण एक दूसरे को बांधने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण ठोस के अवयवी कण आपस में बंधित होते हैं, जिससे ठोस कठोर एवं दृढ़ होते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट्स आप सभी जरूर बनाइए। अगला सवाल देखते हैं।
कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? अब कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी कांच एक एमोर्फस सॉलिड है। एमोर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस कई अभिलक्षणों में द्रवों से समानता प्रदर्शित करते हैं, अतः कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, आपको 2 लाइन से 3 लाइन में ही इसका जवाब लिखना है, ना कि छाप दिए पूरी लाइन में जिसका कोई मतलब ही ना हो। इसीलिए 2 से 3 लाइन में 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बहुत हो गया। जैसे कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस कई अभिलक्षणों में द्रवों से समानता प्रदर्शित करते हैं, अतः कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। आप सभी नोट्स जरूर बनाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बना के याद करने में ठीक रहता है। ये एक बार पढ़ने वीडियो देख लेने से याद नहीं होगा। अब है एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एससी, बीसीसी और एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो हम देखिए यहाँ आंसर है, एससी के लिए 1 होता है, बीसीसी के लिए 2 होता है और एफसीसी के लिए 4 होता है परमाणु संख्या। यहाँ आंसर दिया गया है, आप सभी देख लीजिए। अगला सवाल है 7वां नंबर है, 7 नंबर सवाल है, एससी, बीसीसी, एफसीसी के लिए यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर एससी के लिए 6 होता है, बीसीसी के लिए 8 होता है और एफसीसी के लिए 12 और एचसीपी भी होता है, एचसीपी और सीसीपी इन दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, 12। इसलिए ध्यान में रखें, ये जितना क्वेश्चन में था एससी, बीसीसी और एफसीसी, एचसीपी नहीं था इसलिए नहीं दिया। एचसीपी का 12 होता है और सीसीपी का भी 12 होता है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि एफसीसी और सीसीपी बराबर होता है, लेकिन निकालने पर इतना बराबर होता है, इसलिए एचसीपी का भी 12 और सीसीपी का भी 12 होता है। अगला सवाल है, अब यह है एससी, बीसीसी और एफसीसी में पैकिंग की प्रगुणता क्या होगी? प्रगुणता क्या होती है ये बताना है। अब एससी के लिए दिया गया है 52% और बीसीसी के लिए, यहाँ बीसीसी होगा, बीसीसी के लिए 68% और एफसीसी के लिए 74%। अगर पैकिंग की ये प्रगुणता पूछे, यानी पैकिंग फ्रैक्शन पूछा गया है, यहाँ पैकिंग इफिशियंसी यानी रिक्ति पूछा जाएगा, या अगर पैकिंग इफिशियंसी यानी रिक्तिका पूछा जाएगा तो हमको 100 में से उसको घटा देना है 52%। और एससी का रिक्तिका क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 100 में से 52 को घटा देना है तो हमारा हो जाएगा 48%। फिर जैसे बीसीसी का निकालना है तो 100 में से 68 को घटा देना है, 100 में से 68 को घटा देना है तो हमारा क्या हो जाएगा 32%। या अगर रिक्तिका पूछे तो 100 में से पैकिंग की प्रगुणता को घटा देना है, निकल जाएगा। और ये आप सभी के ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इन सभी को आप सभी जरूर देख लें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। लीजिए 9 नंबर में सवाल है, इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? इकाई सेल यानी इकाई सेल क्या है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इकाई सेल क्या है? इकाई सेल का दूसरा नाम एकक कोशिका भी है, इसलिए इसको भी याद रखें। यहाँ आंसर है, आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल उत्पन्न होता है, इकाई सेल कहलाता है। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। अब आकाशीय जालक है क्या? आकाशीय जालक जैसे बिंदु का एक प्रतिरूप है जो कि अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। जालक वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण क्रिस्टल उत्पन्न होता है, इकाई सेल कहलाता है।
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां देख लेते हैं, अंतरापृष्ठीय कोण पूछा गया। अंतरापृष्ठीय कोण देख लेते हैं। अंतरापृष्ठीय कोण से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार एग्जाम में देखा गया इसको। किसी क्रिस्टल के 2 पृष्ठों या फलकों के बीच का कोण अंतरापृष्ठीय कोण कहलाता है। ये तो बहुत ही आसान है। किसी क्रिस्टल के 2 पृष्ठों या फलकों के बीच का कोण अंतरापृष्ठीय कोण कहलाता है। एक ही पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में अंतरापृष्ठीय कोण समान होते हैं। जैसे इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका अगर थीटा कोण होगा, अगर सेम रहेगा तो इसका भी थीटा ही होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना लिख देना है, हो जाएगा। यहाँ है आकाशीय जालक। अभी मैंने बताया ऊपर कि आकाशीय जालक क्या है। अभी आंसर भी लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं लिखा दे रहा हूँ क्योंकि यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिख लीजिए, बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों, उसको गैप ऐसे घेरा करके अणु, परमाणु या आयन की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, आकाशीय जालक कहलाता है। फिर से लिख लीजिए, बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों, इसमें अणु, परमाणु या आयन लिख दीजिएगा, की व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, आकाशीय जालक कहलाता है। लगता है आज का सवाल यही है। जय मां सरस्वती। आप सभी मन लगा के पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।